अच्छा भाई बराबर। ये हमारा एसीसी का प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है। आप सारे लोग जब अपनी आईडी पासवर्ड डालेंगे उसके थ्रू आप इसके एक्सेस कर सकते हैं एसीसी प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म को। ये खातून आपको नजर आ रही है, बाल इनके उड़ रहे हैं हवा में। ये निशानी है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म की। तो जब इंशाल्लाह हम आगे आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग सारी प्रैक्टिस जो है वो यहाँ पे कर रहे होंगे। अच्छा, तो अब इसके अंदर जो राइट हैंड साइड है हमारी पूरी, इसमें आपको पेपर्स नजर आएंगे। क्या आपको पेपर्स नजर आ रहे हैं? मुझे भी नहीं आ रहा। क्या ये लोड सही से नहीं होता? देखिए, ये जरा नोट करिएगा, ये पेपर्स हमारे नजर आ रहे हैं ऑन द राइट हैंड साइड। एडवांस ऑडिट एश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और ये वो बहुत सारे पेपर्स हैं। हमारा पेपर कौन सा है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में आप देखें एसीसी ऑफिशियल रिसोर्सेज लिखा हुआ है, ब्लैंक वर्क स्पेस लिखा हुआ है। ब्लैंक वर्क स्पेस पे आप अपनी खुद प्रैक्टिस करेंगे। तो शुरू में तो हम प्रैक्टिस थोड़ी बहुत एक्सेल पे करेंगे, लेकिन आखिर में मिड में जब आप जाके प्रैक्टिस करोगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ब्लैंक वर्क स्पेस पे करोगे। तो खाली वर्क स्पेस होगी, सवाल आपने उठाना है, सॉल्व करना है, ताकि आपको सीखना है कि कंप्यूटर्स पे पीएनएल बनाना, कंप्यूटर्स पे बैलेंस शीट बनाना, कंप्यूटर्स पे कैश को बनाना आना चाहिए आपको। अब मैं गया एसीसी रिसोर्सेज पे, तो आप देखें पास एग्जाम लाइब्रेरी नजर आ रही है। एग्जाम पे पास पेपर है, ये कुछ प्रैक्टिस एग्जाम है, कुछ स्पेसिफिक एग्जाम है। ये प्रैक्टिस एग्जाम जो है ये एसीसी मॉक देता है। जैसे अगर आपको याद हो पार्ट वन वहां पर एजुकेशन आपके मॉक्स होते थे, वैसे ये दो मॉक्स हैं। ये दो मॉक्स आप लोग जब अटेम्प्ट करोगे, जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उस वक्त आपने जाके मॉक अटेम्प्ट करना है। ये हमारा स्पेसिफिक एग्जाम है। स्पेसिफिक एग्जाम जो है वो हम लोग देख रहे होते हैं जब हमें जो है वो फॉर्मेट देखना होता है। फॉर्मेट के हिसाब से हम स्पेसिफिक एग्जाम देख रहे होते हैं, लेकिन इसको भी हम सॉल्व करेंगे स्पेसिफिक एग्जाम। अब क्या करना होता है आपको, यहाँ पे असाइन का बटन लिखा हुआ है, आपने असाइन करना होगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपका डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड पे आ जाएगा फिर ये। तो यहाँ से मैं असाइन करूंगा इसको। तो मैं असाइन करूंगा तो ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे डैशबोर्ड पे जो है वो आ जाएगा। ये एफ आर स्पेसिफिक आ गया। इसमें मैंने क्लिक किया तो ये मेरा पेपर स्टार्ट आ। बिल्कुल आप सोचो जब एग्जाम वाला दिन हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, बिल्कुल ऐसी स्क्रीन आपके सामने आएगी। तो पहले सेक्शन ए के बारे में डिटेल्स आ रही है कि 15 ओटीक्यूज हमारे पास होंगे, इनफैक्ट एमसीक्यूज ही होंगे। और हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, टोटल वेटेज जो है वो 30 मार्क्स की है। अब यहाँ पे आपको स्टाइल ऑफ द क्वेश्चन भी पता चलेगा कि सेक्शन ए में स्टाइल क्या आता है। अब अगर ये पहले क्वेश्चन को आप देखें, तो पहले क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट में एग्जामिनर ने पूछा है विच टू ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में नॉर्मली हमारा एक आंसर होता है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है जिसमें कम से कम 2 ऑप्शन भी आपको सेलेक्ट करने पड़ सकते हैं। तो कह रहे हैं विच टू, ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया हमारा। सेकंड टाइप देखें जरा। इंटरनेट स्लो चल रहा है थोड़ा। ये देखें, ये ब्लैंक वाला सवाल है जिसके अंदर आपने एक अमाउंट होगा जो कैलकुलेट करके नंबर्स में या पंच करना होगा। तो यहाँ ऑप्शंस नहीं होते, ये ब्लैंक या बॉक्स वाले क्वेश्चंस कहलाते हैं। तो इसमें डॉलर का निशान डला हुआ है, इसका मतलब आपको नंबर यहाँ पे लिखना है जो भी इसका आंसर है, फॉर एग्जाम्पल। अभी आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सिमिलर है, विच टू वाला है।
ये देखें, ये मल्टीपल टास्किंग वाला क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको बताना है कि कोई स्टेटमेंट हो सकता है ट्रू हो सकता है कोई स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो। तो जो ट्रू है जो फॉल्स है वो आपने करना होगा। इनमें से एक भी गलत होगा अगर, तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो इसमें मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करने का ये क्वेश्चन एक आता है, ये स्टाइल हो गया। तो एक टू ऑप्शंस वाला था, एक मल्टीपल ऑप्शंस वाला था, एक ब्लैंक वाला था। ये तीन तरह के क्वेश्चन हमने देखे हैं। एक स्टाइल एग्जामिनर सवाल बनाता है पेपर में, ये वाला। ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाला होता है, जैसे ये देखिए, ये इस तरीके से जो है ना, ये क्वेश्चन होते हैं। तो इसके अंदर क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, आपने कहा क्रेडिट होगा, फॉर एग्जाम्पल रिटेन अर्निंग्स। तो मैंने रिटेन अर्निंग्स के ऊपर जाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है ना। डेबिट होगा एनसीआई, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को डेबिट करना है। एंड नो एडजस्टमेंट टू इन्वेंट्री अगर है फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहाँ से करेंगे। तो इस तरह करके ड्रैग एंड ड्रॉप वाला एक क्वेश्चन आता है हमारा। तो ये कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मुझे पता नहीं, पेज लोड बहुत स्लो हो रही है। और जो, हेलो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिसिज्म डज नॉट अप्लाई टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट। इनमें से चार में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा एक ऑप्शन होगा, क्योंकि जहाँ टू होगा ना वहाँ लिखिएगा टू ऑप्शन है, तो सेलेक्ट करना है। ये थ्री होगा तो थ्री लिख देगा। ये सिंपल एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। चार में से एक सवाल आपका राइट होगा, वो आपने सेलेक्ट करना है। तो सर, ये भी देखिए एमसीक्यूज बेस्ड है। तो ये होता है नेविगेशन बार। नेविगेशन से आप डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। तो आपने कहा मैंने सेक्शन ए देख लिया, अब मैं सेक्शन बी पे जाना चाहता हूँ। 15 सवाल के बाद सेक्शन बी स्टार्ट होगा, 16वें सवाल से। अब मैंने सेक्शन बी को सेलेक्ट कर लिया। ये लॉगिन नहीं हो रहा, तो फिर आपको एसीसी को ईमेल करनी पड़ेगी अगर आपका आईडी पासवर्ड लॉगिन नहीं हो रहा। ये देखिए भाई, लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखें, आपके पास क्वेश्चन है पूरा। अब ये कुछ नहीं है, ये 5 एमसीक्यूज का डेटा एक साथ में मर्ज कर दिया, तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा आपको नजर आएगा कि डेटा ज्यादा है। राइट हैंड साइड के ऊपर आप इस डेटा को पढ़ के राइट हैंड साइड पे 5 एमसीक्यू इसी सॉल्व होंगे। तो ये पहला एमसीक्यू है जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको। ये पहला एमसीक्यू है। वो पूछ रहा है, एन इम्पेयरमेंट, एन एसेट इज इम्पेयर्ड इफ इट्स डैश। तो कौन सी चीज उठा के आपने प्लेस करनी होगी। तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला है ये भी, या टोकन उठा के यहाँ प्लेस होंगे, तो कौन सा टोकन कहाँ फिट होगा। तो ये सब्जेक्ट सेंटेंस है जो पूरा करना हमें। अभी एक सवाल है, जब हम दूसरे सवाल की तरफ जाएंगे तो आपको नजर ये आएगा कि यार, इसके अंदर ये एक मसला होता है। जब तक ये स्क्रॉल बार प्रॉपर ऊपर से नीचे तक पूरा प्रॉपर नहीं देखा आपने, तब तक ये नेक्स्ट नहीं कर पाए।
अच्छा, अब आप देखेंगे मैंने नेक्स्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड पे जो सवाल है वो सेम रहेगा, राइट हैंड साइड के ऊपर जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन तक ये एक ही डेटा चलेगा। यही टेलीपाथ वाला लेफ्ट साइड पे डेटा है, पहले भी यही था, अभी भी यही है, यही डेटा चलता रहेगा। राइट साइड पे क्वेश्चन चेंज होंगे, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन तक ये एक ही सिनेरियो रहेगा, फिर सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ये कहलाता हमारा सेक्शन बी। तो सेक्शन ए और बी को हम, अगर मैं समझूंगा डिफरेंस क्या है, तो मैं बोलूंगा 5 MCQs मिला के एक सवाल बना दिया। तो इस तरह के 3 लॉन्ग OTQs होते हैं इसमें। एंड देन फाइनली हमारा आता है सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 31। जब आप क्वेश्चन नंबर 31 देखोगे तो आपके सामने नजर आएगा, देखिए ये एक सवाल होगा। अब ये सवाल एग्जाम में बहुत ही प्रेडिक्टेबल पेपर है, या तो ये आएगा कंपनी अकाउंट से या ये आएगा कंसोलिडेशन से, दोनों में किसी से एक टॉपिक से सवाल आएगा हर टाइम। और इसकी रिक्वायरमेंट को हमें सॉल्व करना होगा, नीचे देखें एक्सेल के ऊपर, ये एक्सेल हमारे पास गिवन है स्प्रेडशीट। आप अपनी सहूलत के लिए इसको जो है वो स्क्रीन को एडजस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको पूरा बनाना होगा। तो ये एक सब्सिडाइज्ड स्प्रेडशीट बनी है, ये प्रॉपर एक्सेल का पूरा फॉर्मेट नहीं, एक्सेल में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो सब्सिडाइज जो है वो आपके पास ये एक स्प्रेडशीट है, जिसके अंदर हमें ये सवाल पूरा इसको सॉल्व करना होगा, सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, जो सवाल की रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट आपको हमेशा ऊपर नजर आएगी कि क्या क्या करना है। प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ एडजस्टमेंट टू द रिटेन अर्निंग्स, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट बनानी है, नोट्स नहीं बना रहे हैं, और कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सॉल्व करनी है। तो ये इस तरीके से नोट्स होते हैं और यहाँ सॉल्व करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 आपका सबका लाजमी कैलकुलेशन बेस्ड होगा, जो कि एक्सेल पे आएगा, या तो ये कंपनी अकाउंट का होगा, या मैंने कहा ये कंसोलिडेशन का होगा। अगले सवाल पे आते हैं। ये वाला सवाल हमेशा, क्वेश्चन नंबर 32 हमेशा हमारा रेशियोज का होगा। तो ये कंपनी का डेटा है, तो आप देखें एक ही कंपनी का 2004 और 2005, मतलब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं अपने पिछले साल से कि पिछले साल के मुकाबले में मेरी परफॉर्मेंस कैसी है। और इसके अंदर आप देखें ये डेटा हमारे पास गिवन है राइट हैंड साइड, रिक्वायरमेंट्स है बहुत सारी, और इन रिक्वायरमेंट्स के साथ आपको ये वर्ड के ऊपर इसके पूरे एनालिसिस आपको टाइप करने होंगे। तो आपकी एक रीजनेबल टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। तो एक बच्चा पूछेगा सर कितनी टाइपिंग स्पीड चाहिए मिनिमम, तो आपको टाइपिंग स्पीड एग्जाम स्टैंडर्ड के हिसाब से चाहिए 20 वर्ड्स पर मिनट। वर्ड्स का मतलब लेटर नहीं है, वर्ड्स की बात होगी। तो आप घर पे जाके कभी ऐसी रैंडमली कुछ भी लिखें 1 मिनट तक, उसके बाद फिर इसमें वर्ड काउंट होता है एक्सेल वर्ड के अंदर, वर्ड काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं 1 मिनट में कितने वर्ड लिख सकता हूँ। तो अगर आप 20 वर्ड लिख लेते हो तो इसका मतलब ACCA के हिसाब से आपकी टाइपिंग स्पीड रीजनेबल है। और अगर आप 20 वर्ड नहीं लिख पाते तो रोजाना आप थोड़ा थोड़ा अपनी टाइपिंग स्पीड को मेंटेन करने की कोशिश करें, लैपटॉप पे आधा घंटा 1 घंटा प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस तरह का पेपर फॉर्मेट आपने अभी तक ACCA में नहीं देखा हो। तो सेक्शन ए और बी तो MCQs बेस्ड ही है, लेकिन सेक्शन सी के अंदर वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, जिसके अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड भी डेवलप हो और आपको कैलकुलेशन आए ऑन द एक्सेल। ठीक है जी, ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो हमें देखनी है। ऑफिस से परमिशन नहीं है, छुप के लेनी पड़ती है। ओ माय गॉड, इतनी मजबूरी, छुप के लेनी पड़ती है रोज, थोड़ा मुश्किल है इसकी। 2 बजे पर ऑफ कर दें तो आसानी। अगर एक आध क्लास आपकी थोड़ी मैं लेट भी अगर ऑफ करता हूँ अरसलान, तो आप जो है वो घर जाके उसकी वीडियो देख सकते हैं, हर क्लास का वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, हम लोग लास्ट क्लास में कुछ पढ़ रहे थे, किसी को याद आ रहा है? IAS 23, किसी को याद है? तो बच्चा ऐसा है जो आज लास्ट क्लास में नहीं था, रेज योर हैंड अगर कोई बच्चा नहीं था लास्ट क्लास में। ओए होए, ओए होए, इतने सारे नहीं थे, तो इनको पता ही नहीं चलेगा कहानी कहाँ जा रही है।
हम लोग इनके लिए एक कोई रिविजन कर लेते जरा, और उसके बाद फिर कल मैंने स्टैंडर्ड जो पढ़ाया था उसका नंबर क्या था, IAS, नाम क्या था? बोरिंग 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 कॉस्ट के अंदर हमने बात की थी कि ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है ऑन द क्वालिफाइंग एसेट। ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है ऑन द क्वालिफाइंग एसेट। क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है भाई? जिस एसिड को कंप्लीट होने में क्या रिक्वायर्ड हो, सब्सटेंशियल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड हो। नोट करिएगा, आपने महीने याद नहीं रखने, स्टैंडर्ड में जो वर्ड लिखा हुआ है वो यूज करना है। स्टैंडर्ड का वर्ड है सब्सटेंशियल टाइम पीरियड। तो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड आपके दिमाग में आना चाहिए, जिसको कंप्लीट होने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड हो। तो सब्सटेंशियल टाइम पीरियड का मतलब क्या है सर? वेरी गुड। 6 महीने लगे जिसको कंप्लीट होने में, टू गेट रेडी। आयशा खान ने माशाल्लाह देखिए डेफिनेशन भी याद कर लिया। टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल। टू गेट किस चीज के लिए टाइम पीरियड लगेगा? इसको रेडी करना है फॉर यूज और सेल। तो बनाने के लिए, बेचने के लिए, अगर या यूज करने के लिए आपने कोई एसिड आपका ऐसा है जिसको कंप्लीट होने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड चलेगा, 6 मंथ्स और मोर, तो हम उस एसिड का नाम देते हैं क्वालिफाइंग एसिड। क्या ये टेबल क्या ये टेबल क्वालिफाइंग एसिड हो सकती है कभी? यस और नो? तो आप किसी भी कारपेंटर से पूछो, वो बोलेगा यार ये मैं तो 1 हफ्ते में बना दूंगा। ये 6 महीने में कभी भी नहीं बनेगी ये टेबल। ये 1 हफ्ते में, 1.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में या महीने के अंदर अंदर बन जाएगी। तो हमें ऐसे एक्सेस देखते हैं जिसको बनने में नॉर्मली टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लगता है, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल। जिसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है, जितने भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं तो आप उठा के देख ले, तो सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आपको नजर आएगा कि बहुत सारे टाइम ड्यूरेशन में, जैसे डैम है। अब आपने भी बचपन में सुना होगा डैम बनेगा, डैम बनेगा, पता नहीं कब बनेगा डैम। लेकिन डैमों को बनने में भी 5-5 साल, 10-10 साल बन लग जाता है। इसी तरह अंडर पासेस आपने देखे होंगे बनते हुए कराची में रह के, आपने जो है वो पुल बनते हुए देखे होंगे। तो इन सारी जगहों पे आप नजर आएगा कि आपको एक सब्सटेंशियल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है इनको बनने में। फ्लैट्स के प्रोजेक्ट्स बनते हुए देखे होंगे आपने बहुत सारे। अगर अपना घर भी बना लिया हो तो भी, आपका घर भी अगर बनाने खड़े हो जाए तो भी वो तकरीबन 7-8 महीने, साल का प्रोजेक्ट होता है। तो द क्वालिफाइंग एसिड क्या होता है? वो एसिड जो आज इनकम्प्लीट फॉर्म में है और इसको फर्दर कंप्लीट होने में सब्सटेंशियल टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है। और IS 23 क्या कहता है? अगर आपने क्वालिफाइंग एसिड के लिए क्या लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, तो उस लोन का इंटरेस्ट क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। वेरी गुड। उस लोन का इंटरेस्ट क्या होगा? कैपिटलाइज होने का मतलब क्या है? एसिड बुक होना। इंटरेस्ट एक्सपेंस की जगह इंटरेस्ट एसिड बुक होगा। तो इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज होगा कब तक? जब तक एक्टिव कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस हो। जब तक कंस्ट्रक्शन इन प्रोग्रेस हो, कंस्ट्रक्शन चल रही हो, कंस्ट्रक्शन रुकी भी ना हो, कंस्ट्रक्शन सस्पेंडेड ना हो। तो सपोज हमने लोन ले लिए 2 लाख रुपए का, उस पे इंटरेस्ट रेट है 10%, और कंस्ट्रक्शन चली है 7 मंथ्स। तो मुझे बताएं कितना अमाउंट P&L में जाएगा और कितना अमाउंट बैलेंस शीट में जाएगा?
हाँ भाई, बैलेंस शीट में क्या जाएगा? SOFP। आपने का इंटरेस्ट कितना बनता है? 2 लाख का 10% बनता है 20,000 रुपए। तो 20,000 में से बैलेंस शीट में जाएगा कितने मंथ का? 7/12। और PNL में जाएगा 20,000 का 5/12, 8333। बताएं, समझ में आ रहा है भाई? नए लोगों को, आज नया है, बताएं, किसी को मसला तो बताइए प्लीज। एनीवन? जी, देखिए, मैंने ही बताया कि हमने कर्जा उठाया हुआ 2 लाख का। 2 लाख पे हम इंटरेस्ट पे करें 10%। ठीक है ना? तो जब मैं 2 लाख रुपए में इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ 10%, तो मेरा साल का जो इंटरेस्ट बनता है वो 20,000 रुपए का बनता है। अब IS 23 कहता है कि ये बताओ, जिस लोन अगर आप क्वालिफाइंग एसेट पे लगा रहे हो, तो उसकी कंस्ट्रक्शन कितने महीने चल रही है? तो हमने कहा इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है सर 7 महीने। तो 7 मंथ का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कैपिटलाइज होगा, जो कि ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट जाएगा। और बाकी जो 5 महीने हैं, तो हम तो 12 महीने का इंटरेस्ट पे करें, 7 महीने का कैपिटलाइज हो गया, बाकी 5 महीने का इंटरेस्ट जो है वो PL में जाएगा एज एन एक्सपेंस, क्योंकि उस पीरियड में कंस्ट्रक्शन चल नहीं रही थी। तो हमें देखना पड़ता है इसमें कि कितने महीने कंस्ट्रक्शन एक्टिवली चल रही है। तो जितने महीने कंस्ट्रक्शन चलेगी उतने महीने का अमाउंट आप कैपिटलाइज करेंगे, और जब कंस्ट्रक्शन स्टॉप हो जाएगी उस अमाउंट को आप PL में डाल देंगे। जी, इंटरेस्ट का सब डेटा ही करना है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एसेट सेक्शन के अंदर जाएगा सर। वो जो डेटा ही करना है तो सर शेयर होल्डर की समझ बात है, ये एसेट के अंदर शामिल होगी। समझा नहीं मैं, दोबारा पूछे। सर ये इंटरेस्ट पे करना है, ये सब आप ही करना है। इंटरेस्ट करना ही हमने लोन लिया, मैंने पे बैक करना है। लोन वापस करना है, इंटरेस्ट तो हमारा एक्सपेंस है, जो हमारी कॉस्ट है, जो हम लगा रहे हैं और उसको दे रहे हैं। क्वेश्चन के अंदर जाएगा शेयर होल्डर के लिए, बोलिए ना मसला नहीं है क्यों? कि वो फिर एसेट के अंदर भी चली जाएगी एक चीज, तो समझेगा वो इसका पार्ट हो गया, हिस्सा बन गया ना। हाँ, तो इससे ऐसे ही तो है, क्योंकि मैं कर्जा लिए बगैर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, और ये कर्जे की कॉस्ट है, तो ये मुझे कर्जा बेर करना पड़ा ना यार। लोन लोगे तो इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो अगर मैं एसेट अपने पैसे से खरीदता तो फॉर एग्जाम्पल मुझे बनता 10 लाख रुपए का, लेकिन क्योंकि मैंने लोन लेके बनाया है तो मुझे 11 लाख का पड़ा है। तो 1 लाख रुपए मेरे ऊपर क्यों लगे हैं? क्योंकि मैंने इंटरेस्ट देना पड़ गया मुझे एडिशनल, क्योंकि मुझे कर्जा महंगा पड़ा है। तो अकाउंटिंग कह रही है कि अगर आपने जो पैसा लगाया है वो एसेट के ऊपर लगाया है, तो उसकी कॉस्ट भी एसेट पे लगाओ। ये मैचिंग हो गई ना? वरना आप सोचे, पैसा लग रहा है एसेट पे, इंटरेस्ट में चार्ज करो PNL में, अलग अलग चीज हो गई ना, मिसमैच हो गई अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कहती है आप मैचिंग पे चले, कि अगर एसेट पे आपका पैसा लग रहा है तो उसकी कॉस्ट एसेट पे चार्ज होनी चाहिए। लेकिन अगर वो लोन लेके मैं कारोबार में लगाता, अपने बिजनेस के अंदर, फॉर एग्जाम्पल सेल्स के अंदर खर्चा करता, इन्वेंट्री पे खर्चा करता, या किसी और पर्पज के लिए खर्चा करता जिससे मेरा रेवेन्यू बढ़ता, तो फिर वो PNL में चार्ज होना चाहिए।
ठीक है जी, यहां तक बताया किसी को मसला है? एनीवन? अब क्या होता है, सुनेगा भाई, बहुत गहरी बात बता रहा हूं, स्लिप हो गई तो मसला हो जाएगा। देखिए, जनवरी टू मार्च, अप्रैल टू जून, ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्वार्टर बना रहा हूँ, 3 3 महीने का एक क्वार्टर बन गया। जुलाई टू सितंबर, एंड देन अक्टूबर टू, ये 4 क्वार्टर्स बन गए साल। आप बैंक से लोन लेने गए तो बैंक ने लोन आपको दे दिया पूरा 5 मिलियन का, 50 लाख रुपए का लोन। ठीक है जी, सवाल ये पैदा होता है कि क्या 50 लाख रुपए पहले दिन जमीन में लग जाएंगे, पहले दिन कंस्ट्रक्शन में लग जाएंगे, या ये पैसा ओवर द पीरियड इनकर होगा? तो आपने कहा ये पैसा ओवर द पीरियड इनकर होगा। तो हर कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है, उसको हम कहते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ट्रेजरी वाले ढूंढ रहे होते हैं कंपनी में पैसा कहाँ पड़ा है, जहां पैसा होता है ना, वो उसको उठा के इन्वेस्ट कर देते हैं। और वो कहते हैं पैसा रखे रखे अपनी वैल्यू खो देगा, पैसा डेप्रिशिएट हो जाएगा, करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है इन्फ्लेशन की वजह से, तो पैसे से पैसा बना लो फौरन। तो ट्रेजरी वालों का काम ही क्या होता है, पैसा निकालना कंपनी में से और उसको इन्वेस्ट कर देना। अब ट्रेजरी वालों ने आगे पूछा इनसे कि ये बताओ जनवरी फरवरी मार्च में कितना पैसा लगने वाला है। तो आपने कहा जनवरी फरवरी मार्च में हम लगाएंगे 15 लाख रुपए। ठीक है जी, अप्रैल में जून में लगेंगे 20 लाख रुपए, फिर कितने लगेंगे, आपने कहा 10 लाख रुपए। कितने पैसे लग गए हमारे, 45। तो आखिरी क्वार्टर में 5 लाख। तो आपने कहा ये हमारा पूरा स्केड्यूल है जिसके हिसाब से पैसा लगेगा 50 लाख रुपए। तो ट्रेजरी वाले बोला इसका मतलब ये हुआ कि ये वाले पैसे फ्री हैं फॉर 3 मंथ्स, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च के बाद आपको अप्रैल में ये पैसा चाहिए होगा ना। तो 15 लाख तो लग गया पहले दिन ही, तो उसको मैंने छेड़ा। लेकिन ये वाले पैसे 20 लाख रुपए 3 मंथ्स के लिए फ्री हैं। ये वाले 10 लाख रुपए कितने अर्से के लिए फ्री हैं, ये वाले आपने कहा 6 मंथ्स के लिए फ्री है। ये वाले ये 9 मंथ्स के लिए फ्री है। तो अब ट्रेजरी वाले थे ये सारा पैसा हमको दे दो, इसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा 9 मंथ्स के लिए, इसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, इसको मैं इन्वेस्ट करूंगा 3 मंथ्स के लिए। तो ये जो पैसा है जिसपे आप इंटरेस्ट दे रहे हो, इसी पैसे पे कुछ कमाई भी हो जाएगी हमारी, है ना। और कंपनी का ओवरऑल इंटरेस्ट बर्डन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बात समझते हैं आप लोग? क्योंकि देखो 50 लाख रुपए पे फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ अगर 10%, तो 50 लाख का 10% कितना बनेगा भाई, इतनी कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए, 5 लाख। अब अगर मैं इस पैसे को यूज करके किसी तरह इस पीरियड में कुछ पैसे कमा लूं, फॉर एग्जाम्पल इस पीरियड में मैंने पैसे मिलके कमा लिए 3 लाख रुपए, तो मेरे ऊपर जो ओवरऑल इंटरेस्ट का बर्डन है वो कम नहीं हो गया? क्योंकि अगर मैं इस पैसे को यूज नहीं करता तो मैं तो 5 लाख रुपए दे रहा था, लेकिन मैंने 5 लाख रुपए देने, 3 लाख रुपए मिल भी जाएंगे, तो मेरा नेट बर्डन कितने पे आ गया, 5 लाख पे से 2 लाख माइनस कर दूंगा, 3 लाख। मेरा नेट बर्डन कितना हो गया, 2 लाख रुपए। मेरी कॉस्ट क्या हो गई, कम हो गई। वरना अगर मैं ये पैसा इन्वेस्ट नहीं करता तो मुझे पूरे 5 लाख रुपए देने पड़ते, लेकिन मैंने इन्वेस्ट किए और इसमें पैसे कमा लिए, तो मेरा नेट बर्डन क्या हो गया। तो ये काम हमेशा ट्रेजरी वाले कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने तो ये पढ़ लिया भाई बोरिंग कॉस्ट की ट्रीटमेंट क्या होगी। बोरिंग कॉस्ट 5 लाख की ट्रीटमेंट क्या होगी, आपने कहा अगर 12 महीने कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो कैपिटलाइज हो जाएगा, लेकिन अगर 8 महीने कंस्ट्रक्शन चल रही थी तो 8 महीने का अमाउंट कैपिटलाइज होगा, 4 महीने का अमाउंट पीएनएल में जाएगा। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब अगर मैं आ जाता हूं इस 3 लाख पे, इसको मैं कहता हूं इंटरेस्ट इनकम, जो मेरी आई 3 लाख,
इसकी क्या ट्रीटमेंट हो? ये पीएनएल में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा? ये इनकम में एसओएफपी में ले जाऊं या पीएनएल में ले जाऊं? अब इसका जवाब क्या है आई 23 में? आई 23 ने इसका जवाब दिया है, जहां बोरिंग कॉस्ट जा रही है, जहां बोरिंग कॉस्ट जा रही है वही इनकम भी जाएगी। जहां बोरिंग कॉस्ट जा रही है वही इनकम भी जाएगी। क्या मतलब इस बात का? तो आपको मैं कहूं, अगर 8 महीने कंस्ट्रक्शन हो रही होती तो 8 मंथ का अमाउंट कहां जाता? बोलो भाई। एसओएफपी में। और 4 महीने का अमाउंट कहां जाता? पीएल में। इसी तरह वो कहते हैं इनकम का भी 8 मंथ का अमाउंट कहां जाएगा? एसओएफपी में। और 4 महीने का अमाउंट कहां जाएगा? तो जो ट्रीटमेंट बोरिंग कॉस्ट की जिस तरह हो रही है उसी तरह उसकी इनकम की भी होगी। और फर्क क्या है? एक्सपेंस और इनकम कभी ऐड नहीं होंगे। एक्सपेंस और इनकम आपस में क्या हो जाएंगे? नेट ऑफ हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, नहीं आ रही? बोले भाई। हम एक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। हम एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल को समझा रहा हूं। अज्यूम करते हैं इसमें लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्शन जो हुई है वो टोटल हुई है 8 मंथ्स की। तो मैं आपसे पूछूं यार, ये बताओ, इसको हम 2 मिनट के लिए हटा रहे हैं। ये है मेरी बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट टोटल कितनी थी भाई? 5 लाख। 50 लाख का 10% होगा ना इंटरेस्ट। 10% लिया, 5 लाख आ गई। और कंस्ट्रक्शन कितने महीने हुई है? 8 महीने। तो बैलेंस शीट में कितना अमाउंट कैपिटलाइज होगा? 8/12। और पीएल में कितना जाएगा? 4/12। ये सब कुछ हमारा द बोरिंग कॉस्ट अमाउंट कैपिटलाइज होगा। अब आ गई इस सवाल के अंदर इनकम भी। इनकम आ गई 3 लाख। तो सवाल ये पूछता है वो कि ये किस पीरियड में कमाई है? तो आपने जवाब दिया कि भाई ये इनकम आपने कमाई है पूरे 12 महीने में, जिसमें से पहले 8 महीने में कंस्ट्रक्शन हो रही थी और 4 महीने में कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये इनकम भी जाएगी 8 महीने यहाँ पे और 4 महीने यहाँ पे। 1 लाख ही आ जाएगा, है ना? अब अगर मैं आपसे पूछूंगा नेट अमाउंट क्या जाएगा, नेट अमाउंट, तो नेट अमाउंट बैलेंस शीट पे जो मेरा जाएगा वो जाएगा 333 में से माइनस कर दूंगा मैं कितना? एक्सपेंस और इनकम आपस में क्या होगा? नेट ऑफ हो जाएगा ना। तो आप देखा मेरा नेट बोरिंग कॉस्ट क्या पड़ गई? 133,333 जो अमाउंट कैपिटलाइज हो। और पीएनएल में नेट बर्डन क्या जाएगा? एक्सपेंस माइनस इनकम। 6,000, नहीं 66,656, राउंड ऑफ कर देंगे तो 67 हो जाएगा। तो इनकम की ट्रीटमेंट भी बोरिंग कॉस्ट की तरह होगी। अगर कंस्ट्रक्शन चल रही है तो बैलेंस शीट में जाएगी, कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है तो पीएनएल में जाएगी। लेकिन इनकम और एक्सपेंस आपस में नेट ऑफ होंगे, कभी दोनों ऐड नहीं होंगे, याद रखिए। होती नहीं है तो नहीं है। हाँ, कल सूर्य मंगल जुमरात जुम्मा, तो कल बोधे कर लेने का भी कल इफ्तार का कितना बजे? कल 2 बजे से लेंगे। सेम टाइम। यार कल क्लास सेम टाइमिंग पे चलेगी? 12 से नहीं, किसी बच्चे ने मुझे कुछ बोला था, किसी का क्लैश है कोई।
किसी ने बोला था आगे कुछ? नहीं, पेपर है। आप लोगों ने पेपर का बताया था ना बेटा? अच्छा, साइड में। ठीक है। कल भी इंशाल्लाह फिर हमारी क्लास सेम टाइमिंग होगी, 12 से 2:30। मैंने इसकी की रिक्वेस्ट की है आप लोगों से कि आप लोग इसी कोऑपरेट कर लें, ताकि आखिरी हिस्से में फिर हमें कोई अगर छुट्टी हो तो हमारे लिए मसला ना हो। हाँ भाई, ये बात किस लोगों को समझ में नहीं आ रही, जरा प्लीज हाथ उठा लें। इनकम वाली बात ताबिश कैरन को समझ नहीं आ रही। वो अभी कर ले, फिर मैं समझाता हूँ। अच्छा भाई, ये हमारे पास हाँ जी, ये हमारे पास किट आ गई। तो इसको चलिए, पहला सवाल आपके सामने आ रहा है। सवाल का नाम है गिलबर्ट, क्वेश्चन नंबर 14। समझ आ रहा है सबको स्क्रीन पे?
हाँ जी, हो गया। आंसर बोले। छह लाख 25,000, 587, 500, 587, 500, वेरी गुड। और देंगे। क्या पूछ रहा है, कैपिटलाइज कितना होगा, मतलब बैलेंस शीट में कितना जाएगा, बैलेंस शीट का अमाउंट पूछ रहा है। 535, 595, ओए होए ऑप्शन बन गए। और बोले 605 भी आ गया, 625, 625 आ गया, 587। चार ऑप्शन तो बच्चों ने बना दिए। और बताए 5,50,000, 587, 500 वाले दो हो गए भाई, 628। क्या आंसर निकाला आपने। आपने बेटा 520, 625, 580। अलीजा ने 580 निकाला भाई। क्या आंसर है। आज जरा मैं कर रहा हूँ, 700 मेरे साथ रहिएगा प्लीज। कितना लोन उठाया हमने, 7.5 मिलियन, मतलब होता है 7,500,000। ठीक है जी। इसका इंटरेस्ट बनता कितना है सर, 10%, 7.5 लाख। लेकिन सर बैलेंस शीट में कितना जाएगा जब तक कंस्ट्रक्शन चलेगी, जनवरी से लेके लोन लिया है हमने, लेकिन कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है फेब में, तो एक महीना यहां से माइनस हो गया। एंड वॉज कंप्लीटेड इन नवंबर, एक महीना यहां से माइनस हो गया, तो इफेक्टिवली कंस्ट्रक्शन हुई है 10 महीने। तो हम लोग लेंगे 7.5 लाख का 10 ÷ 12। देखिए ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को टेक्निकली, कि कंस्ट्रक्शन इफेक्टिवली हुई है 10 मंथ्स, जनवरी में नहीं हुई, दिसंबर में नहीं हुई। तो 10 महीने कंस्ट्रक्शन हुई, तो 10 महीने का अमाउंट कैपिटलाइज हो। ठीक है भाई, पीछे वालों को समझ में आ रहा है बेटा, आप लोग आ रहा है, नहीं आ रहा, आ रहा नहीं आ रहा। फिर इसने, गिलबर्ट ने इन्वेस्ट कर दिए 7.5 मिलियन में से निकाल के 2 मिलियन, लेकिन किस रेट पे लगाए, 4.5 के रेट पे। ये कितने महीने की इनकम है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। क्या मई काउंट होगा, फर्स्ट मई तक लगाया तो मई काउंट नहीं होगा, मई का महीना पैसा नहीं लगा ना, फर्स्ट मई को वापस आ गई इन्वेस्टमेंट। तो जो इनकम है, दैट्स माय बोरिंग कॉस्ट एंड दैट्स माय इनकम। इनकम कितनी आएगी, तो आप लोगे 2 मिलियन का क्या रेट, 4% मल्टीप्लाई बाय, ये तो 12 महीने का अमाउंट हो गया। अब कितने महीने में प्रोपोर्शनेट करना है मैंने, 3/12। बाईस हजार और नेट अमाउंट कितना कैपिटलाइज होगा, दिस माइनस दिस, 6,02,500 वाले जन्नत में जाएंगे। निकाला किसी ने जवाब, 6,02,500 निकाला किसी ने।
अब इसमें पहली कंफ्यूजन क्या है आपको? 3 मंथ की है ना? मैंने आपसे क्या कहा था? जब कंस्ट्रक्शन हो रही होगी, जब बैलेंस शीट पे जाएगा, तो ये पैसा इन्वेस्ट हुआ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जनवरी में कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही थी, तो इधर भी जनवरी का पैसा नहीं लिया मैंने बोरिंग कॉस्ट में भी, तो इनकम में भी जनवरी का पैसा नहीं लूंगा। तो कंस्ट्रक्शन मेरी आएगी फरवरी, मार्च, अप्रैल, फॉर द 3 मंथ्स। तो 3 मंथ की इनकम 3 मंथ का। हाँ, इसका जो 1 महीना वो कहाँ गया? वो जाएगा पीएनएल के अंदर, क्योंकि उसने सवाल में पूछा नहीं है पीएनएल का अमाउंट, इसलिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। और इसके 2 महीने कहाँ जाएंगे? पीएनएल को। कोई सवाल आपके दिल पे आ रहा हो? हाँ। नहीं, देखिए ये बात याद रखिएगा, जो रेट होता है ना, रेट, वो हमेशा 12 महीने का रेट होता है। ये 4 महीने का रेट नहीं है, ये 12 महीने का रेट है। तो 4 महीने अगर आपको निकालना होगा तो 4.5 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4/12 करोगे तो पता चलेगा मैंने टोटल इनकम कितनी कमाई है इन दिस पीरियड। लेकिन उस इनकम में से बैलेंस शीट पे कितनी इनकम जाएगी? 3 महीने की, क्योंकि 1 महीने की इनकम पीएल में शामिल होगी। जाके बताइए भाई, कंफ्यूजन है? किसी को मसला है तो प्लीज बताएं। वाह, आरफीन ने बहुत अच्छा समझा दिया भाई। आरफीन अली। आयशा को समझ में नहीं आ रही थी, आरफीन ने समझा दी। देखें आयशा, आपको समझ में आ गई बेटा? अब इस सवाल को देख के, चलो भाई, ये पास पेपर का सवाल हमने किया भी। इस सवाल को देख के आपको समझ में आ रहा होगा पेपर में पूछता कैसे, और लेवल ऑफ डिफिकल्टी का भी आइडिया होगा कि कितना मुश्किल सवाल एग्जामिनर बना सकता है। अच्छा भाई, आगे चल, आगे चले। लोन कंपनी ने लिया है 3 लाख रुपए का। कंपनी ने लोन लिया 5 लाख का। कंपनी ने लोन लिया 8 लाख का। पाकिस्तान जैसी कंपनी है, आदत है लोन लेने की। ये पैसा उठा लिया कंपनी ने। कितना पैसा उठा लिया? 26 लाख रुपए का लोन उठा लिया। अब लोन आपके पास पड़ा हुआ था एट डिफरेंट रेट्स। ये पड़ा हुआ था 6% के ऊपर उठाया आपने, ये उठाया 7% पे, ये उठाया 8% पे, ये उठाया 9% पे। अब इसमें से 26 लाख रुपए उठाए हैं। अब आउट ऑफ दिस 26 लाख आपने सोचा हम एक क्वालिफाइंग एसेट बनाते हैं। और उसके लिए आपने उठा लिया 15 लाख रुपए, 16 लाख रुपए उठा लिया आपने। 16 लाख रुपए निकाले 26 लाख के पूल में से। आपने कहा हम क्वालिफाइंग एसेट बनाते हैं। अब क्वालिफाइंग एसेट बनाने के लिए आपने पैसे तो निकाल लिए, पैसे निकाल लिए हमने।
लेकिन अब इस पे रेट कौन सा अप्लाई करे, रेट कौन सा अप्लाई करे? तो आपने कहा कभी रेट आप लोन उठाया हुआ 6 पे, कभी 7 पे, कभी 8 पे, फिर ये भी नहीं पता चल रहा मैंने तो 26 लाख पे से उठा लिए, तो मैंने कौन से वाले उठाए पैसे? अब ये फीफो लीफो थोड़ी चल रहा है यहाँ पे। कौन सा पैसा उठाया है मैंने? ये तो पैसा मिक्स हुआ हुआ था। तो मैंने 6% वाला उठाया, 7 वाला उठाया, 8 वाला उठाया। तो अब मैं जब अपनी कैलकुलेशन करने जाऊंगा तो मैं रेट कौन सा यूज करूंगा? तो पता नहीं, आप लोगों ने शायद पहले से स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है। उसने कहा वेटेड एवरेज रेट निकाल लो। वेटेड एवरेज बोरिंग रेट, वह बात। वेटेड एवरेज ये कैसे कैलकुलेट होगा? ये कैलकुलेट होगा टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लोन। निकाल के दिखाया इसका इंटरेस्ट बोरिंग रेट। ठीक है। कुछ भी सही नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा कुछ भी। मैं 6 पे था। जी जी। हाँ जी। टोटल इंटरेस्ट तो मल्टीप्लाई करते हैं हम। 18,000 इसका इंटरेस्ट आ गया। सबके इंटरेस्ट निकाल के सब कर दिया हमने, ये आ गया 207। तो टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल लोन, तो मेरा बनता है 7.96 का रेट, अप्रोक्सीमेटली 8%। 7.96%, ये यार। तो अब हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो किस पे करेंगे? 16 लाख का 7.96 पे मल्टीप्लाई करेंगे जितने महीने कंस्ट्रक्शन होंगे। इसको हम नाम देते हैं जनरल बोरिंग। कि ये लोन आपने लिया था, ये स्पेसिफिकली क्वालिफाइंग एसिड के लिए नहीं लिया था, जनरली बोरिंग के लिए। फिर उसमें से पैसा निकाल के हमने, पूल में से पैसा निकाल के और पर्टिकुलर क्वालिफाइंग एसिड हमने पैसा इन्वेस्ट किया। तो फिर वो कहता है अगर ये डिफरेंट रेट्स पे आपके पास पैसा उठा हुआ है तो आपको इसका एवरेज रेट निकालना है, जो अमाउंट हम यूज करेंगे फॉर कैपिटलाइजेशन पर्पस। तो कैपिटलाइज करूंगा मैं इसके रेट के ऊपर। बताइए, सबको क्लियर हो रही है बात भाई? 7.96, वेरी गुड, काफी लोगों ने निकाल लिया था। बहुत सारे लोग इसके एवरेज लेते हैं, इसके एवरेज नहीं लेना, याद रखिएगा। 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइड बाय 4 करते हैं तो ये एवरेज नहीं लेना। टोटल इंटरेस्ट डिवाइड बाय टोटल लोन से निकलेगा।
चलो ये सवाल आपके सामने रख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7। बोरिंग कॉस्ट को भी कैपिटलाइज निकालना है। ओके जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ब्रेक से पहले सवाल किया था सॉल्व, और आप लोगों ने इसका जवाब निकाल लिया था सक्सेसफुली। 32,000 आ रहा था, ये आ रहा था। अच्छा जी। आपने बताया नहीं ब्रेक, असल में वो डिस्कनेक्ट हो गया था, तो जोहर का वक्त हो गया था, इस वजह से हमने ब्रेक ले लिया। चलिए IAS 23। जरा जल्दी से पढ़ें सारे लोग, ये पढ़ के देखें समझ में आ रहा है आपको। जी मैं हाँ जी, पहले जवाब समझ में आ गई भाई। अच्छा, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट होती है? ठीक है जी, वो कहते हैं जब ये तीनों पॉइंट्स मीट करेंगे तो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी। पहली बात, एक्सपेंडिचर फॉर द एसेट इज बीइंग इनकर्ड, एसेट पे खर्चा हो रहा हो। बोरिंग कॉस्ट आर बीइंग इनकर्ड, बोरिंग कॉस्ट का पैसा यूज हो रहा हो। और एक्टिविटी दैट आर नेसेसरी टू प्रिपेयर द एसेट फॉर इट्स इंटेंडेड यूज और सेल आर इन प्रोग्रेस, मतलब कंस्ट्रक्शन चल रही हो। जब ये तीन पॉइंट्स मीट करेंगे तो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट होगी।
तीन में से एक पॉइंट भी मिसिंग होगा तो कैपिटलाइजेशन स्टार्ट नहीं हो सकती, ये बात याद रखिए। सीजेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, जिस दिन के बाद कैपिटलाइजेशन होना सीज हो जाएगी। सीज होने का मतलब क्या है कि आप पीएनएल में जाएंगे। वो कौन सा पॉइंट है? जब सब्सटेंशियली all the activities necessary to prepare the asset, qualifying asset for its intended use sale are complete। जब हमारा एसेट सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए। यहाँ सब्सटेंशियली कंप्लीट होने का मतलब क्या है? सब्सटेंशियली कंप्लीट होने का मतलब होने का 90% तक अगर एसेट कंप्लीट हो गया तो उसके बाद फर्दर आप कैपिटलाइजेशन नहीं करो। एंड देयर इज अ अनप्लान्ड सस्पेंशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन। प्लानिंग का पार्ट नहीं था, कोई अनप्लान सस्पेंशन हो गई, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई स्ट्राइक्स आ गई, या कोई डिस्प्यूट्स हो गए, कोई लीगल इश्यूज आ गए। कभी कभार ऐसा होता है किसी प्रॉपर्टी पे स्टे ऑर्डर आ जाता है कोर्ट का, कोर्ट ने बोला अभी कंस्ट्रक्शन रोक दो भाई, अब जब नेक्स्ट हमारा डिसीजन आएगा जब तक आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो उस पीरियड में भी जो सस्पेंशन आ रही है उस पीरियड में भी कैपिटलाइजेशन सीज हो जाएगी। फिर इंटरेस्ट हमारा जो स्पेसिफिक फंड्स होते हैं उस पे एक्चुअल इंटरेस्ट रेट लगाते हैं, और जो जनरल बोरिंग होती है उस पर हमने वेटेड एवरेज का पढ़ा है कि वेटेड एवरेज हम निकाल रहे होते हैं, ऐसी है। फिर इंटरेस्ट इनकम का क्या करना है? Where the surplus borrowings are invested to earn interest, the interest earned is offset, जो बड़ी सीधी का जरा offset against the cost of the asset is earned during the period of construction। कंस्ट्रक्शन पीरियड में कमाया था तो उस एसेट की वैल्यू से ऑफसेट हो जाएगा। तो अगर आपको याद हो 3 मंथ्स जो हमने लिए थे वो किस लिए लिए थे? क्योंकि कंस्ट्रक्शन पीरियड 3 मंथ्स का था। और डायरेक्टली चला जाएगा पीएनएल में एज एन इनकम अगर उसने उस पीरियड में कमाया जब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी या कंस्ट्रक्शन रुकी हुई थी किसी वजह से। एक छोटा सा सवाल आपकी खिदमत में, इसका जवाब निकालें जल्दी से। आपको बताना है पीएनएल में क्या जाएगा और बैलेंस शीट में क्या जाएगा। आंसर आया भाई किसी का?
आंसर आ गया भाई। पीएनएल में आंसर आएगा, बैलेंस शीट में आंसर आएगा 525, और पीएनएल में जाएगा 50,000 का, 50,000 का फाइनेंस कॉस्ट और 5,000 की इनकम। ये सबको समझ आ रही है बात भाई? 45 आएगा नेट, बताएं सबको आ रहा है या मैं करवाऊं? मैं करवा दूं? ये हो गया। देखिए सोल्यूशन भी है सामने आपके। सिचुएशन का फर्स्ट पॉइंट रिपीट करते हैं। एक्सपेंडिचर इनकर हो रहा हो एसेट के ऊपर, 45,000 एक्सप्लेन कर दें। लेकिन बहुत आसान है। बोरिंग कॉस्ट है और इनकम है। मेरा लोन था 10 मिलियन का, उसके ऊपर इंटरेस्ट जो बने था वो था हमारा 6% पे। बहुत आसान था, 6 लाख। अब हमने देखा कंस्ट्रक्शन कितने महीने हुई है? 11 महीने हुई है। तो फरवरी से स्टार्ट हुई है, दिसंबर तक गई है। तो मैंने इसका 11/12 कैपिटलाइज कर दिया, और ये अमाउंट हमारा पीएनएल में चले आएगा। इसका 1/12, 50,000। सिमिलरली इनकम के परस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो मैंने अमाउंट इन्वेस्ट किया 2 मिलियन का, और 2 मिलियन की इनकम क्या बन रही थी हमारी, किस रेट पे? 3% के रेट पे। तो मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, ये मेरे साल की, सॉरी 3% है। 3% जो है वो मेरी 60,000 पूरे साल की इनकम हो गई, जिसमें से इसमें कितना अमाउंट की जाए, पीरियड की जाएगी 5/, और इसमें कितने महीने की जाएगी? तो नेट अमाउंट जो बैलेंस शीट पे रिपोर्ट होगा, नेट अमाउंट वो कौन सा होगा? दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट। और पीएनएल में नेट अमाउंट का रिपोर्ट होगा 5 लाख में से इनकम माइनस हो जाएगी 5,000। यही आंसर आया हमारे।
वेरी गुड जी। बढ़िया। ये मेरा स्टडी अब स्टडी हम मेरा अभी स्टडी अब यूज करना आता है आप लोगों को। स्टडी अब आप खोलेंगे जब, तो उसके अंदर IAS 23 का एक चैप्टर होगा, चैप्टर 8 है। वेरी गुड। IAS 23 के चैप्टर 8 में उसका एक क्विज होगा। वो आज घर पे जाके आप सारे लोगों ने क्विज अटेम्प्ट करना है। उसमें 5 MCQs होते हैं, और नेक्स्ट क्लास में कल मुझे आपने बताना है कि उसका रिजल्ट क्या है। हर बंदा क्विज अटेम्प्ट करके आएगा, विदाउट क्विज कोई नहीं आएगा। सही है ना? ऑनलाइन वाले मेरा भी खुल नहीं रहा, वरना मैं आपसे यही अटेम्प्ट करवा देता हूँ। ये पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। 12। और इस तरह हमारा स्टैंडर्ड कंप्लीट हो गया IAS 23। अब हम जा रहे हैं अपने अगले स्टैंडर्ड की तरफ। इसका नाम है IAS 40। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। एक स्टैंडर्ड है हमारा IAS 16। इसका नाम है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। और एक हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40। अगर आप गौर करें तो इन दोनों में प्रॉपर्टी का जिक्र आ रहा है। लेकिन IAS 16 अप्लाइज ऑन द ओनर्स ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। एंड IAS 40 अप्लाइज ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि जैसे एक घर में आप रहते होंगे, और एक घर आपने कहा यार हमारे फादर ने एक
फ्लैट खरीद के किराए पे दिया हुआ है, या फ्लैट खरीद के रखा हुआ है, या प्लॉट खरीद के रखा हुआ है, जमीन खरीद के रखी हुई है कि जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हम उसका गेन जो है वो रियलाइज करेंगे। तो लोग देखिए प्रॉपर्टी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस तो उस पर स्टैंडर्ड लगेगा IAS 40। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी है फॉर बिजनेस यूज पर्पस, आप उसको बिजनेस में यूज कर रहे हैं, तो फिर उस पर स्टैंडर्ड लगेगा IAS 16। जैसे जिस प्रॉपर्टी में अभी इस वक्त आप बैठे हुए हैं, इस प्रॉपर्टी के अंदर TSA बिजनेस कर रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा IAS 16 की प्रॉपर्टी। लेकिन अगर मैं इस प्रॉपर्टी को खाली करवा के और अच्छा सा उसको जरा शोशा करवा के रख दूं कि यार पैसे अच्छे मिलेंगे तो बेचूंगा, तो फिर वो किस में आ जाएगी प्रॉपर्टी? IAS 40 में आ जाएगी। तो प्रॉपर्टी IAS 16 में भी आती है, प्रॉपर्टी IAS 40 में भी आती है। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ आएगी? इन्वेस्टमेंट पर्पज की जो प्रॉपर्टी हमारे पास है वो किस में आएगा? IAS। और उसके अलावा बिजनेस पर्पज की प्रॉपर्टी IAS। ये क्लैरिटी आ रही है सब लोगों को? अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नाम है स्टैंडर्ड का। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी का मतलब है सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग। इसका मतलब ये स्टैंडर्ड सिर्फ किस पे अप्लाई होगा? लैंड एंड बिल्डिंग। तो अगर आपके पास लैंड है या आपके पास बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग या लैंड है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो फिर स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा? IAS। अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फ्यूचर रेंटल्स। वो प्रॉपर्टी जो हमने किराए पे रखने के लिए दी हुई होती है, या वो प्रॉपर्टी जो हमने इस पर्पस के लिए रखी होती है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो हम बेचेंगे, वो कहलाती है हमारे पास क्या? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अच्छा, नोट करेगा, मैं अपने सरप्लस पैसे को इन्वेस्ट करता हूं कहीं, और उस प्रॉपर्टी को फिर जब गेन होता है तो रियलाइज करता हूं, लेकिन मैं उसका कारोबार नहीं कर रहा। मैं उसका कारोबार, क्योंकि जिस चीज का आप कारोबार करते हैं फिर वो इन्वेंट्री बन जाती है। बात समझ आ रही है आपको? तो आपने सुना होगा साइमा बिल्डर्स, सुना आप लोगों ने? कराची में साइमा बिल्डर्स, किंग बिल्डर्स, बहुत सारे बिल्डर्स सुने होंगे। वो लोग काम ही प्रॉपर्टी बेचने का करते हैं। तो अगर किंग बिल्डर्स वाले प्रॉपर्टी बना के बेचने के लिए रखते हैं, तो फिर उस पर ना IAS 16 लगेगा ना IAS 40 लगेगा, फिर उस पर लगेगा IAS 2, क्योंकि वो उनकी इन्वेंट्री है। तो वो कारोबार करना शुरू कर दिया अगर आपने, अगर आप बिल्डर बन गए तो फिर IAS 2 हो गई। बैरियर टाउन में जितनी प्रॉपर्टी बैरियर टाउन की है वो सबकी सब उनकी क्या है? इन्वेंट्री है। समझ आ रही है आपको बात? लेकिन अगर मैंने या आपने बैरियर टाउन में एक प्लॉट खरीदा तो वो कौन से स्टैंडर्ड में जाएगा? डिपेंड करता खरीदा क्यों। तो आपने कहा मैंने प्लॉट खरीदा, फैक्ट्री लगाऊंगा उधर, तो फिर क्या चला गया? कारोबार होना शुरू हो गया, IAS। लेकिन आपने कहा नहीं, मैंने प्लॉट खरीदा है, उसको रखूंगा, होल्ड करूंगा, जब अच्छे पैसे मिलेंगे बेचूंगा, फिर क्या होता है? IAS। तो आप देखें बहुत सारे लोग, आप अगर अपने फादर से बात करेंगे, अपने घर में बात करेंगे, तो पता चलेगा बहुत सारे आपके फादर नहीं, आपकी फैमिली में किसी ने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ी हुई होगी। प्लॉट खरीदे होंगे सस्ते सस्ते पुराने जमाने में, और वो होल्ड करके बेचे होंगे कि यार जब इसमें अच्छे पैसे मिलेंगे तो हम बेचेंगे। तो समटाइम ऐसा होता है कि 10-10 लाख रुपए के प्लॉट होते हैं और बाद में 5-5 करोड़ रुपए के बिकते हैं। तो इतना बड़ा कैपिटल एप्रिसिएशन आया था। तो क्योंकि अब प्रॉपर्टी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इसलिए इसकी अकाउंटिंग का एक प्रॉपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई जो लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे प्रॉपर्टी में उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? IAS 40। कई बार समझ आ रही है आप लोगों को?
और इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है कैपिटल एप्रिसिएशन एंड रेंटल्स, अगर आपने प्रॉपर्टी किराए के लिए दी। अच्छा भाई, अब एक प्रॉपर्टी है, उसको मैंने दिया हुआ है रेंट पे, मैंने प्रॉपर्टी दे दी रेंट पे, तो उस प्रॉपर्टी पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा? बोलो भाई। IAS, ठीक है जी। अब किराया जो आता है वो कब आता है? महीने के बाद आता है। आप देखिए, एक काम करते हैं, किराया महीने के बाद आता है, इसमें मजा नहीं आ रहा। एक काम करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करते हैं गेस्ट हाउस में। सुना आपने, गेस्ट हाउस होते हैं, वहां पे आपको पैसे मिलते हैं पर डे में। तो आपने गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया, मतलब छोटे छोटे कमरे जो ना, उसमें हर कमरे के अंदर एक फैमिली आके रह सकती है। और आपने उसको एयरबीएनबी या इस तरह की जगहों पे, वेबसाइट वगैरह पे पब्लिश कर दिया। अब लोग जो ना वो रूम आपका बुक करवा रहे हैं, जो भी कराची आ रहा है वो आपका रूम बुक करवा रहा है, और पर डे पे पेमेंट मिल रही है आपको। अब आपने कहा यार कारोबार मेरा अच्छा चल निकला है। अब सवाल ये है, या 16 लगेगा या 40 लगेगा? टू तो जब लगेगा जब मैं बेचता हूँ कमरे, कमरे बेचता थोड़ी हूँ किसी को, किराए पे ही दे रहा हूँ। अब जरा 2 मिनट के लिए आप आ जाएं, क्या आप लोग कभी मोविन पे गए? देखा होगा दूर से, गए नहीं है तो कोई बात नहीं, दूर से देखा होगा। मोविन पे देखा है? रीजेंट प्लाजा जो हमारा बिक गया, वो देखा आप लोग? होटल देखे होंगे ना बड़े बड़े पाकिस्तान में, 4 स्टार 5 स्टार होटल। अगर आप उन होटल्स को देखें, तो उन होटल्स के अंदर एक मेजर पार्ट ऑफ द जो बिल्डिंग इनका होता है, उसमें रूम्स बने होते हैं। मेजर पार्ट में क्या बने होते हैं? बहुत से बहुत ग्राउंड फ्लोर पे या मेज़नाइन फ्लोर पे आपको कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, और कुछ बॉल रूम्स वगैरह मिल जाएंगे। बाकी अगर आप फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर देखेंगे, तो सिर्फ कमरे ही कमरे होंगे। तो ये जो होटल वाले होते हैं, ये क्या करते हैं? ये कमरे किराए पे देते हैं, और इनकी मेजर इनकम उन रूम्स की रेंटल से होती है। तो सवाल ये पैदा हो रहा है कि मोविन पिक का जो मालिक है वो कह रहा है मैं तो कारोबार कर रहा हूं। तो आप हो कंसल्टेंट IFRS के, आपसे मैंने आगे पूछा सर ये बताएं 16 लगाऊं या 40 लगाऊं? तो आपका जवाब क्या होगा? 16 लगाए या 40? मोविन पिक पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? मोविन पिक की बिल्डिंग पे, PC की बिल्डिंग पे, शेराटन की बिल्डिंग पे, मैरियट की बिल्डिंग पे कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा? कमरे किराए पे दे रहे हैं, वो भी कमरे ही किराए पे दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है मेरा कारोबार है। 16 बिकॉज द प्रॉपर्टी बिजनेस में यूज हो रही है। अच्छा, मैरियट, मैरियट मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में है। मैरियट होटल, क्या आप लोगों ने देखा कभी मैरियट होटल? चले मैं दिखाता हूँ आपको। पहले तो आप जरा इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखें। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको थोड़ा सा? देखिए, मेजर पे आपको सिर्फ कमरे नजर आ रहे हैं ऊपर। अच्छा, फिर आप क्या देखें, ये देखें, ये क्या है? मजा आ रहा? पूल। फिर आप ये देख लें, ये इसकी लॉबी नजर आ रही है आपको, समझ रहे हैं कोई? अच्छा भाई, फिर मैं
मैरियट जैसे होटल में जा रहा हूं तो आप देखें यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी नजर आ रहे हैं आपको, है ना? हाँ, गार्ड नजर आ रहे हैं भाई। और आप अगर होटल तो अगर पाकिस्तान में तो हालात ऐसे हैं, आप जाएंगे तो आप कुत्ते भी आ जाएंगे पहले, कुत्ते भी सूंघते हैं, गाड़ी की स्कैनिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, उसके बाद आपको अंदर जाने देंगे। तो स्टैंडर्ड देखिए क्या कह रहा है। स्टैंडर्ड कह रहा है कि अगर जिस प्रॉपर्टी में आप जो किराए पे दे रहे हो, अच्छा बहुत सारी टूरिस्ट लोकेशंस पे आप चले जाए, जैसे पाकिस्तान में लोग नारायण कागान शोगरान इस तरह की जगहों पे जाते हैं घूमने, वहां भी होटल्स होते हैं, वो भी रूम पे किराए पे दे रहे हैं, या मैरियट वाला भी रूम किराए पे दे रहा है ना? तो इन सब में स्टैंडर्ड कौन सा लगेगा? तो IS 16 की IS 40 की गाइडलाइन क्या है? वो कहते हैं अगर प्रॉपर्टी के साथ आप कोई सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट वैल्यू की सर्विसेज भी दे रहे हो, सिग्निफिकेंट वैल्यू की सर्विसेज भी दे रहे हो। कस्टमर ने बोला मुझे पूल में नहाना है, उसने कहा सर ऑन द ग्राउंड फ्लोर, है ना? आप किसी देसी होटल में जाके रुके, बोला मुझे पूल में नहाना है, बोले जाओ बाथरूम में जाके नहा लो। आपने कहा मुझे हाइजीन फूड चाहिए, तो कहा सर ऑन द फर्स्ट फ्लोर वी हैव 3 डिफरेंट कुजीन्स, चाइनीज भी है, जापानीज भी है, कॉन्टिनेंटल भी है, देसी भी है, जो चाहे आपका जाके खाएं। गरीब होटल में आपने जाके पूछा भाई वो मुझे खाना खाना है, तो कहा नीचे मार्केट है जाओ उधर जाके खा लो। ऐसा आप देखें बहुत सारी जगहों पे, मरी में इस तरह की जगहों पे अगर आप कभी जाके रुके तो आप देखें वो खाना भी नहीं देते, दे जस्ट प्रोवाइड द अकोमोडेशन, भाई अकोमोडेशन है। आपने कहा लॉन्ड्री सर्विस, उसने कहा सर बाहर। आपने कहा सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं, अपनी अपनी चीजों का खुद ख्याल करो। यहाँ अगर आप देखें तो CCTV कैमरा भी लगे हुए हैं, सिक्योरिटी आपको मिल रही है। फिर आपका थोड़ा सा थका हुआ था दिमाग, आपने कहा मुझे मसाज चाहिए, मसाज आप आपको यहाँ मिल जाएगा। ऑन द 5 स्टार होटल दे हैव दिस टाइप ऑफ सर्विस, स्पा एंड मसाज आपको मिल जाएगा। उसने बोला मसाज, उसने बोला सर वो नीचे चले जाए, वो बंदा होगा तेल लेके घूम रहा होगा, जो छन छन करता है वो आपको मसाज कर देगा। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल होटल और थ्री सॉरी 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार होटल। और ये आपने सुना 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 6 और 7 स्टार, ये क्या होते हैं? ये स्टार सर्विसेज को बता रहे होते हैं कि जितने नंबर ऑफ स्टार्स ज्यादा होते हैं उतनी ज्यादा आपको हाईली आपने का जो है ना लेवल की सर्विसेज मिलेंगी, क्वालिटी सर्विसेज मिलेंगी। तो जहां आपको हाई क्वालिटी सर्विस मिल रही है, जहां वो कह रहा है जहां ज्यादा सर्विसेज की वैल्यू सिग्निफिकेंट वैल्यू की सर्विस है, सिग्निफिकेंट वैल्यू की सर्विस है, वहां पे वो कहता है फिर यहां बिजनेस हो। इसका मतलब लोग शेराटन में या मैरियट होटल में क्यों रहने जाते हैं? बिकॉज ऑफ देयर सर्विसेज। वरना नींद तो कहीं भी आ जाती है, आपको पार्क में भी सोने आपको नींद आ जाएगी। आपने कहा सोना ही तो है, लेकिन एक एक रात सोने के पैसे 1 लाख रुपए हैं। और यही आप कहीं गेस्ट हाउस में चले जाएं, हो सकता है आपको 3,000 रुपए का भी कमरा मिल जाए, 4,000 रुपए का भी एक रूम मिल जाए। आपने कहा भाई मैं आ गया सो गया, लेकिन देर वाज नो सर्विसेज, नो सिक्योरिटी, देयर इज नथिंग, बस एक कमरा था उसमें AC लगा हुआ था और बस दैट्स इट। तो IS ये कहता है कि अगर जो प्रॉपर्टी आप रेंटल पे देते हो, if that property has attached significant value services, तो फिर वहां अप्लाई होगा IS 16, फिर IS 16 हो गया। और अगर सर्विसेज तो है लेकिन इनसिग्निफिकेंट वैल्यू की, कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू की सर्विस, मेजर सर्विस नहीं है, तो फिर आपने कहा यहाँ पे क्या अप्लाई होगा? IS 40। तो फिर IS 40 अप्लाई होगा इनसिग्निफिकेंट वैल्यू सर्विसेज पे, और IS 16 अप्लाई होगा व्हेन यू प्रोवाइड सिग्निफिकेंट। इज इट क्लियर? तो मैरियट होटल में, PC होटल में क्या लगेगा? 16, उनकी बिल्डिंग IS 16 पे फॉलो करोगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई तैमूर होटल है, फुरकान होटल है, IS 40 लगेगा। सवाल?
तो अभी रूम में बहुत अच्छे बहुत खराब हाँ बिल्कुल मीडियम लेवल का आलू देख रहा हूँ तो क्या कहते हैं मुझे करना मुश्किल होगी इसकी वैल्यू उसके लिए क्या होगा? देखिए बहुत आसान है। अगर आपके होटल के स्टार है ना, तो फिर वो आइए 16 की प्रॉपर्टी। अगर आपके होटल में स्टार है ना, कभी बोलते हैं ना 1 स्टार होटल, 2 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, 5 स्टार होटल, तो फिर डेफिनेटली आपका क्या है, IS16। जैसे आप देखा होगा फार्म हाउस लोग बुक कराते हैं। अब फार्म हाउस बंदा, आप देखें जंगलों में होता है फार्म हाउस। अब आप जंगल में क्या करने जा रहे हैं भाई? आप जंगल में क्या करने जा रहे हैं? तो आपने कहा भाई वहां पे सर्विसेज है यार। वहां पे सर्विसेज क्या है? वहां पूल भी है, वहां गेम्स भी है इंडोर में, वहां पे आउटडोर गेम्स भी हैं। बहुत सारे फार्म हाउस, बड़े फार्म हाउस पे जानवर वगैरह भी होते हैं, हॉर्स राइडिंग भी है, वहां बहुत सारी चीजें हैं। तो हम उन सर्विसेज की जगह, इसका मतलब वो फार्म हाउस सिर्फ किराए पे नहीं दे रहा प्रॉपर्टी, वो फार्म हाउस साथ साथ सर्विसेज भी दे रहा है। फार्म हाउस की प्रॉपर्टी पे भी क्या लगना चाहिए, I16। लेकिन देर आर नंबर ऑफ प्लेसेस जहाँ पे आप जाके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी माशाल्लाह उम्रा करके आ रहा हूँ। अब वहां पे हरम शरीफ के पास जो अकोमोडेशन होती है, वहां किसी का भी ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि वहां रुकना है होटल में। लोग जाते हैं बस अपना सामान रख के जो है ना इबादत करने चले आते हैं, और रात को सिर्फ सोने के लिए थोड़ी देर के लिए आते हैं, या थोड़ी देर के लिए होटल आते हैं। ऑब्जेक्टिव होटलिंग में नहीं होता। ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो आपने वहां पे घूमना है, या वहां पे आपने इबादत करनी है। तो आप उस जगह पे जब गए हैं, उस होटल में गए, तो वो होटल आपको कोई सर्विस नहीं दे रहा भाई। खाना वाना भी बाहर से लोग लेके जाते हैं, अपना खाना भी बाहर से खाओ, सब कुछ बाहर से, सिर्फ हम आपको अकोमोडेशन दे रहे हैं। लेकिन वहीं पे 7 स्टार होटल भी है। तो अगर 7 स्टार होटल है तो वहां पे लोग पर नाइट के 5-5 लाख रुपए भी दे रहे हैं, और वहीं पे पर नाइट आपको 10-20 हजार का भी मिल जाएगा। तो वो जो लोग 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं, वो किसके लिए दे रहे हैं? वो दे रहे हैं सर्विसेज के लिए। 7 स्टार होटल्स भी है वहां पे। तो 7 स्टार 5 स्टार होटल में लोग रहे, तो वहां पे उनको सर्विसेज भी चाहिए। फिर उन्होंने कहा यार मुझे जो ना वो बुफे में जो ना वो ब्रेकफास्ट भी चाहिए प्रॉपर, मुझे प्रॉपर लंच चाहिए, मुझे प्रॉपर डिनर भी चाहिए, मुझे जो ना वो हाइजीन के हिसाब से सारी चीजें भी चाहिए, टॉवल्स वगैरह भी प्रॉपर चाहिए, हर चीज, मतलब हर चीज जो 5 स्टार होटल की सर्विस होती है वो चाहिए। मैं जब उम्रा करके आऊं, थक जाऊंगा, तो मुझे कोई मसाज भी हो जाए मेरा। मसाज चेयर होती है, उसमें आप बैठे थे जाके, वो आपको जो है वो मसाज कर देंगे। सही ना? इसी तरीके से आपने कहा भाई मैं आऊंगा, मुझे हैबिट है, मैं जिम भी करता हूँ, तो मैं फजर की नमाज पढ़ के आऊंगा, उसके बाद मैं जिमिंग करूंगा। तो भाई उसने कहा हाँ, फर्स्ट फ्लोर पे जिमिंग है, मैं स्क्वाश भी खेलूंगा। अब आप उमरा करने आए, मैं स्क्वाश भी खेल रहे वहां पे, आपकी मर्जी है। लेकिन वहां पे आप फिर आप रुके सर्विसेज के लिए। सही ना? तो आसान अल्फाज में, अगर आपका होटल है, होटल इंडस्ट्री में अगर आपके कोई स्टार नहीं है, किसी बॉडी से रजिस्टर्ड होटल नहीं है, और आप जो कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करे, तो फिर आपने कहा सिंपल I40 की प्रॉपर्टी है। फिर ये सिंपल किराए पे देने की बात। सही ना? लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सर्विस नहीं दे रहा। सर्विसेज है लेकिन इनसिग्निफिकेंट वैल्यू की, छोटी मोटी सर्विस दे रहे हैं यार, एक दो, ज्यादा नहीं दे रहे, जिसकी वजह से पैसे बढ़ा सकूं मैं। आप देखें ना, एक नॉर्मल होटल में और एक मैरियट होटल में बंदा जा रहा है, तो मैरियट होटल में 1 लाख रुपए भी पर नाइट दे रहा है आदमी। तो वो 1 लाख रुपए पर नाइट दे क्यों रहा है? खाली बेड ही तो है, सोना ही तो है उसमें भी, इसमें भी सोना है, आम जगह पे भी सोना है, इधर भी सोना है। लेकिन वहां सर्विसेज है बहुत, वहां एक एनवायरमेंट है, उसके पैसे आप पे करें। चलो भाई, टाइम क्या हो रहा है? चले आखिरी बात, बस उसके बाद मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, उसके, देखो भाई प्रॉपर्टी देखो प्लीज। मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, इसके 6 फ्लोर्स हैं। वन फ्लोर यहाँ से शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लोर वाली एक मेरे पास प्रॉपर्टी है। मेरी पहले 3 फ्लोर्स पे कर रहा हूं मैं बिजनेस। यहाँ भी बिजनेस हो रहा है, यहाँ भी बिजनेस हो रहा है, यहाँ भी बिजनेस हो रहा है, और ये 3 मैंने रेंट पे दे दिए। रेंट, रेंट, रेंट। कौन सा स्टैंडर्ड लगाऊंगा बिल्डिंग को? कौन सा लगाया हुआ जी? 3 फ्लोरों पे क्या लगेगा, और आगे के फ्लोर पे क्या लगेगा?
अब जरा देखें स्टैंडर्ड क्या कहता है, ये तो आपकी बात है, अपने घर की बात है। अब आईएस क्या कहता है? आईएस कहता है सबसे पहले देखो ये जो फ्लोर्स हैं प्रॉपर्टी के, क्या ये सेपरेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है। सेपरेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिस प्रॉपर्टी के पीस को आप अलग से खरीद सकते हो, बेच सकते हो। जैसे फ्लैट होता है, मैं फ्लैट खरीदता हूं तो मैं बिल्डिंग नहीं खरीदता, मैं उसमें एक पोर्शन, एक छोटा सा एक पार्ट होता है जो मैं खरीदता हूँ। और मेरे बराबर वाला फ्लैट किसी और का है, ऊपर वाला फ्लैट किसी और का है, नीचे वाला फ्लैट मैं बीच में फंसा हुआ, मेरा एक हिस्सा है इसमें फ्लैट के अंदर। वो मैं अलग से खरीद सकता हूँ, वो अलग मेरी लीज प्रॉपर्टी है, अलग से मैं बेच सकता हूँ, उसको मैं चाहूँ उसमें जो चाहूँ मेरे करूँ, मेरी प्रॉपर्टी है। ये कहलाती है सेपरेबल प्रॉपर्टी। एक होती है इनसेपरेबल प्रॉपर्टी, जैसे ये बिल्डिंग में आप बैठे हो, इस बिल्डिंग में ऊपर वाला फ्लोर और नीचे वाला फ्लोर अलग अलग प्रॉपर्टी नहीं है, एक ही प्रॉपर्टी है। तब भी आप बिल्डिंग बेचोगे तो ये पूरी बिल्डिंग बिकेगी, खरीदोगे तो पूरी बिल्डिंग खरीदोगे। तो आपने सुना होगा कराची में पोर्शंस का कॉन्सेप्ट भी है, लोग पोर्शन खरीदते हैं, पोर्शन बेचते हैं, पोर्शन खरीदते हैं, पोर्शन बेचते हैं। तो वो पोर्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ द बिल्डिंग सेपरेट, अलग से लीज प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपकी प्रॉपर्टी सेपरेबल प्रॉपर्टी है, कि भाई पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, हर फ्लोर अलग अलग है, जैसे फ्लैट्स में होता है, तो फिर वो कहते हैं जहां जो हो रहा है वहां वो आईएस फॉलो हो सकता है। आईएस 16, आईएस 16, आईएस 16, आईएस 16, और ये आईएस 40, ये आईएस 40, ये आईएस 16, 16, 16, 16, 40, 40, 40। ऐसा कब होगा? इफ द प्रॉपर्टी इज separable, which can be acquired or sold separately. But if the property is not separable, जैसे आपको टीएसए में एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि हमने इस बिल्डिंग में एक छोटा सा पोर्शन फोटोकॉपियर वाले अंकल को किराए पे दिया हुआ। इसका मतलब बिल्डिंग में पार्ट ऑफ द पोर्शन को हमने किराए पे दिया हुआ है, बाकी बिल्डिंग में बिजनेस हो रहा है। तो फिर इस तरह के हालात में अगर बिल्डिंग सेपरेबल नहीं है, तो फिर आपको वो कहता है, स्टैंडर्ड कहता है, यू नीड टू सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन द मेजर पोर्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी के मेजर पोर्शन पे क्या हो रहा है? तो अगर मेजर पोर्शन पे बिजनेस हो रहा है, मेजर पोर्शन पे बिजनेस हो रहा है, तो फिर आईएस 16 अप्लाई हो। और अगर मेजर पोर्शन आपने किराए पे दिया हुआ है, तो फिर आईएस, जैसे कभी कभी पुराने इलाकों में आपको ऐसी चीज मिल जाएगी, एक बंदा बोलेगा ये मेरी बिल्डिंग है पूरी, मैंने किराए पे दी है, नीचे एक दुकान पे मैं बैठता हूँ, दुकान पे छोटी सी दुकान में लगा के बैठ गया एक अंकल, बिल्डिंग पूरी उनकी है, सब किराए पे दी है, वहां से किराया भी आ रहा है, दुकान भी अलग चल रही है। तो जो दुकान चल रही है, अगर वो सेपरेबल प्रॉपर्टी है अलग से, सही ना, सेपरेबल, अगर अलग से लीज शॉप है प्रॉपर, तो उसके ऊपर आईएस 16 अलग से लग सकता है। लेकिन कभी कभार आपने देखा होगा पुराने इलाकों में घर के अंदर से दुकान निकाल लेते हैं लोग, घर के अंदर, बाहर जो ना उन्होंने दुकान बना दी, तो पीछे आपका अपना घर है, फॉर एग्जाम्पल उसमें बिजनेस हो रहा है, आगे एक छोटी सी दुकान बना के आपने किराए पे देनी, फिर आप देखोगे इस प्रॉपर्टी के मेजर पोर्शन पे क्या हो रहा है। तो मेजर पोर्शन पे क्या हो रहा है, अगर बिजनेस हो रहा है तो आईएस 16 है, और अगर मेजर पोर्शन को किराए पे दिया हुआ आपने तो आईएस, ठीक है जी। अब यहाँ अक्सर बच्चे मुझसे सवाल पूछते हैं, सर अगर बिल्कुल बराबर बराबर हो तो क्या होगा? बराबर नाप के आपने बीच में स्केल लगा के बीच में आपने कहा इधर किराए पे और इधर बिजनेस, नाप के दिया है प्रॉपर्टी को। तो अगर इतनी नपाई आपने की हुई है, तो फिर स्टैंडर्ड कहता है कि इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब ये कि आप ये देखो ये प्रॉपर्टी आपने खरीदी क्यों है। तो अगर इंटेंशन, मेरे मेन इंटेंशन किराए की थी, तो फिर आईएस 40 में ले जाओ। वैसे इतनी नाप नाप के इक्वल होती नहीं है, बिल्कुल बराबर बराबर नहीं होता, लेकिन अगर है भी है तो फिर वो कहता है इट्स अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक है जी। अच्छा भाई, इज इट जस्ट बिकॉज यहाँ इनसिग्निफिकेंट टर्म्स हो रही है इसलिए आईएस 40? यस। क्या हमने प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है और उसके साथ कोई सर्विसेज नहीं दे रहे तो फिर सिंपल 40 है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी किराए पे दे रहे हैं उसके साथ सिग्निफिकेंट वैल्यू का वर्ड यूज करो ना बार बार, सिग्निफिकेंट वैल्यू की सर्विस है जिसके आप पैसे भी चार्ज कर सकते हो, तो फिर आईएस 16। ठीक है जी। यहीं से इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज।
वो क्विज करके आएंगे सारे लोग।